हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और आज हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है वो समझना स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी और 3.3 जो है वो इसी ट्रांसपोज वाले टॉपिक पे बेस्ड है। ट्रांसपोज में इस वाली वीडियो में मतलब मैंने पूरा ट्रांसपोज एक्सप्लेन किया है और जिस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में पूछे जाने वाले हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है जो हम अभी आगे लास्ट में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक मैट्रिक्स को दो डिफरेंट मैट्रिक्स से जिसको हम नेमली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। तो ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? इफ़ ये डेफिनेशन है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called its transpose। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को। या अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो A डैश होगा या फिर A T होगा। मैंने इस वीडियो में हर जगह डैश यूज़ किया बिकॉज बनाने में ईजी लगता है। ठीक है, और तो बेसिकली बस यही है। एक मेरे पास मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया उसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ इससे हमें और पता चलती है कि अगर मेरा ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए डैश का जो ऑर्डर होगा वो होगा n क्रॉस m, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज से पहले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं ट्रांसपोज का मैट्रिक्स के। मैं 3x3 का लेके बताता हूँ क्योंकि अगर 3x3 का समझ आ गया तो 2x2 में तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया है A जिसका ऑर्डर मैं लेता हूँ 2x3। एक A 2x3 का मैंने मैट्रिक्स लिया है तो 2 रोज और 3 कॉलम्स 1 2 3 एंड 4 5 6। तो अब मैंने ये 2x3 का इसलिए लिया ताकि आपको ऑर्डर का डिफरेंस भी समझ आ जाए। अगर मैं 3x3 का ले लेता तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता, तो उससे आपको ये वाली चीज़ शायद समझना है m क्रॉस n और n क्रॉस n वाली। तो ये हो गया। अब अगर मेरे को A ट्रांसपोज निकालना है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर सबसे पहले 3x2 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स। और अब वो 3 रोज कौन सी होंगी? वो 3 रोज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप रो वाली फॉर्मेट में भी लिख सकते हो या कॉलम की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक फर्स्ट रो है मेरी, तो मैं इस फर्स्ट रो को मैं यहाँ पे बता देता हूँ करके। ये जो मेरी फर्स्ट रो है यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगी एज अ कॉलम। तो 1 2 3 मेरी एक हॉरिजॉन्टल रो है, ये एक वर्टिकल कॉलम की तरह मैं यहाँ लिख दूंगा। सिमिलरली 4 5 6 मेरी दूसरी रो है, मैं इसको वर्टिकली यहाँ पे कॉलम की तरह लिख दूंगा। ये है तो ये यहाँ आ जाएगी 4 5 6। तो यहाँ क्या हुआ? A 2x3 मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज 3x2 बन गया। और मेरे पास यहाँ था 1 2 3 4 5 6, यहाँ बन गया ये 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स भी ले लेते हैं विदाउट एनी नोटेशन एंड ऑल। 2 3 4 5। तो इसका ट्रांसपोज अगर मेरे को करना है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 3 है, 2 3 इस तरीके से है, यहाँ वर्टिकली आ जाएगा 2 3। यहाँ 4 5 इस तरीके से है, यहाँ वर्टिकली आ जाएगा 4 5। तो बस हमने क्या किया है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लो कि कॉलम्स को रोज में बदला है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदल दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल दिया। कैसे भी देख सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। आंसर मेरा सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं है। सबसे पहले ये बोला गया है कि अगर एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मैं इस कॉलम को रो में बदलूंगा 1 2 3, यही आ जाएगी। इस कॉलम को रो में बदलूंगा 4 5 6, यही आ जाएगा। तो किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है। देन अगर कोई भी कांस्टेंट टाइम a है, मतलब 2a है, मान लो 2a का मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ठीक है, 2a का मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 एज इट इज आएगा और मैं a ट्रांसपोज से उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये होता है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिसेस के सम पर अगर हम ट्रांसपोज लगाएं तो वो इक्वल होगा कि हम उन्हें इंडिविजुअली ट्रांसपोज लगा के प्लस करें।
ये वाली जो प्रॉपर्टी है थर्ड, सेकंड और फोर्थ वाली बता रहा हूँ, ये हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे ऑटोमेटिकली। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए नहीं समझाई है क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है समझने के लिए, तो कि हमने दो मैट्रिक्स को प्लस करके उनका ट्रांसपोज किया या फिर उन दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके प्लस किया, एक ही बात है, ठीक है। और लास्ट आता है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ए बी और बी ए जो हैं वो इक्वल नहीं होते, सिमिलरली ट्रांसपोज में होता है नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। मतलब कि मैं ए बी डैश को ए डैश बी डैश नहीं लिख सकता जब तक ये ए और बी अनइक्वल है, ठीक है। इक्वल है तो वो डिफरेंट कैसा हो, तो फिर कहीं पे कुछ भी लिख दो, पर ए बी डैश को मैं ए डैश बी डैश नहीं लिख सकता, ठीक है। मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि ए बी, मतलब अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो वो सेम चीज़ होगी अगर मैं बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये और ये एक ही चीज़ होंगी, ठीक है। ये हो जाता है मेरे पास आंसर इसका कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रांसपोज वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब ट्रांसपोज में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम सिर्फ तभी कंसिडर करते हैं जब जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स की हो सकती हैं। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब देखते हैं, पहले देखते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं स्क्वायर पे, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और ये सेट होगी, मतलब ये होगी सिमेट्रिक कब, जब इसका ट्रांसपोज इसके खुद के इक्वल हो। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए डैश और वो मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल बैठता है, तो जो मेरा वो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें एक ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स के इक्वल बैठेगा, तो वो हो जाता है मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, क्योंकि हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में हम रोज एंड कॉलम स्वैप कर देते हैं ना, तो रोज एंड कॉलम स्वैप करने के बाद भी अगर हर एक एलिमेंट अपनी रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से दोनों में सेम है, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, मतलब ये ए और ये ए ट्रांसपोज है, तो ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर इसके सारे एलिमेंट्स ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल है। और स्क्यू सिमेट्रिक भी बस नेगेटिव लगा दो और कुछ नहीं करना, यहाँ ए डैश ए के इक्वल है, यहाँ ए डैश नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास जिसके यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है, -3 और -4 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्वल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ बाकी तीनों प्लस के हैं, यहाँ बाकी तीनों माइनस के हैं, तो ये क्या हो रहा है -1 2 3 4, और यहाँ क्या हो रहा है माइनस का साइन अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो -1 2 3 4, तो अगर ए डैश जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है तो जो ये मैट्रिक्स है ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो बस स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव का साइन आ जाता है बाहर और सिमेट्रिक में नहीं आता। ये होते हैं मेरे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम मेन क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इस टॉपिक से, वो हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये है एक मैट्रिक्स, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ, मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं निकाला, बाकी सब लिख दिया। ट्रांसपोज इसलिए निकाला ताकि मैं आपके सामने निकाल सकूँ और आपको पता चल जाए कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं। 3 5 मेरे पास रो है तो मैं इसको कॉलम बना दूंगा 3 5। 1 -1 मेरे पास रो है तो मैं इसको कॉलम बना दूंगा 1 -1। तो अब मेरे पास ए आ गया और ए ट्रांसपोज आ गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दो मैट्रिसेस ए और ए ट्रांसपोज का जो सम होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इन दो मैट्रिसेस का जो सम होगा, एक मैट्रिक्स है और एक उसका ट्रांसपोज है,
इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, मैं इसको मान लो पी के इक्वल रख रहा हूँ और यहाँ मैं हाफ लगा रहा हूँ। यहाँ मैं हाफ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मेरे को उसको दो अलग अलग मैट्रिक्स में लेने वाला हूँ पी एंड क्यू के सम से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर मेरे को सम से रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को ऑफकोर्स इन दोनों का हाफ हाफ लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ये मेरी नोटेशन है, चाहे तो आप इसे याद कर लो क्योंकि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं ना, हम सबसे पहले ये चीज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं P की वैल्यू निकालूंगा। तो P की वैल्यू मैं निकालता हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। देखो ए प्लस ए डैश 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + 1 -1 -2। ठीक है, तो P क्या आया मेरे पास 3 3 3 -1। अब P निकालने के बाद मेरा सेकेंड स्टेप होगा P डैश निकालना। P डैश निकालने में मतलब P का ट्रांसपोज। अभी मैंने P निकाला, अब मैं P का ट्रांसपोज निकालूंगा। देखो यहाँ पे 3 3 रो है, अब मैं इस 3 3 को कॉलम की फॉर्म में लिखूंगा। देखो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा 3 3, सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम में लिखूंगा 3 -1। ये तो सेम आ रहा है, तो मतलब ये P के इक्वल है, मतलब P इज सिमेट्रिक। P क्या है मेरा? P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P इज सिमेट्रिक। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, उस केस में मैं लूंगा Q को। थर्ड स्टेप में मैंने लिया Q और Q मेरा इक्वल होगा हाफ ऑफ A माइनस ए डैश। याद रखना हमेशा यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तो कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है। याद रखो हमेशा P के लिए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, Q निकालो हमेशा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। P आपका हमेशा सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो ये थ्योरम है। अगर आपका सिमेट्रिक नहीं आ रहा मतलब आपने प्लस करने में या हाफ करने में कोई गलती करी है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। और Q अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मेरे पास ना हमेशा Q सिमेट्रिक होगा। देखना A माइनस ए डैश 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 -1 मतलब 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगनल होता है वो हमेशा 0 0 होता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है पर डायगनल हमेशा 0 0 होता है, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो। ठीक है, वो 0 0 ही चलता रहता है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ भी देखो 0 0 आ रहा है, तो मतलब ये बन रहा है मेरे पास 0 2 -2 और 0। अब मैं Q का ट्रांसपोज निकालूँ, अगर फोर्थ स्टेप में मैंने Q का ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा? देखो 0 -2 0 2 जो मेरे पास रो है मैं इसको लिख सकता हूँ 0 2 कॉलम, -2 0 जो मेरे पास रो है मैं इसको लिख सकता हूँ -2 0 कॉलम। अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 0, माइनस का साइन मैंने यहाँ से कॉमन लिया +2 हो गया, यहाँ पे था ही नहीं मैंने कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा और यहाँ 0। तो ये तो माइनस का Q बन गया, Q डैश माइनस का Q बन गया। तो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो आप P निकालोगे वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा, जो आप Q निकालोगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये चीज़ रट लो। मैं तो कह रहा हूँ मैथ्स में ऐसे रटते नहीं है, बट ये चीज़ आप रट लो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हर क्वेश्चन में। जो भी मैट्रिक्स दे रखा हो, मैं फिर से बताता हूँ, जो भी मैट्रिक्स दे रखा हो उसका ट्रांसपोज निकालो, P निकालो, P होगा हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। P डैश निकालो, हमेशा P के सिमेट्रिक होगा। फिर Q निकालो हाफ ऑफ A माइनस ए डैश, Q ट्रांसपोज निकालो, हमेशा -Q के इक्वल होगा, Q हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ तक कर लिया, अब कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब कुछ नहीं करना है हमें बस P और Q को प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। P की वैल्यू मेरे पास ये थी, Q की वैल्यू मेरे पास ये थी। अब आप पूछोगे P डैश और Q डैश क्यों निकाला था? फिर P डैश और Q डैश सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि P हमेशा सिमेट्रिक आएगा, मतलब P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बट टीचर को हमें दिखाना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वो थर्ड और मतलब वो सेकंड वाला स्टेप और फोर्थ वाला स्टेप जो मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा था वो हमें आगे यूज़ नहीं है, बट वहाँ पे उसका यूज़ है ये दिखाने के लिए कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। और मेन चीज़ हम ये दिखा क्यों रहे हैं कि हमें P को सिमेट्रिक दिखाना है और Q को स्क्यू सिमेट्रिक? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो तो जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हमें एक मैट्रिक्स को सम दिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो P है ये सिमेट्रिक है और Q जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैं इन दोनों को सम करूँगा ना, देखना मेरे पास A ही आ जाएगा।
3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। और अब आप एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो, ये मैट्रिक्स मेरा क्या ए के इक्वल आ रहा है? ए क्या था मेरे पास? 3 5 1 -1, 3 5 1 -1 बिल्कुल सेम है। तो मैंने ए को, जो मेरे पास ए मैट्रिक्स था, उसको रिप्रेजेंट करा है कैसे? एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों का सम किया मैंने और मैंने ए मैट्रिक्स को बना दिया। ठीक है, यही बोला था क्वेश्चन में। तो ये एक तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया आपकी एक्सरसाइज 3.3 का। बट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमने अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इसकी, ये भी चारों समझ आ जाएंगी अच्छे से। और बाकी सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, नहीं भी आई तो एक्सरसाइज का वेट करना, वहाँ पे जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4।